आज हम हिंदी विषय में हिंदी साहित्य और भाषा इस पुस्तक से एक कथा सुनेंगे। यह कथा मनु भंडारी जी की है। सबसे पहले हम इनका परिचय सुनेंगे। 3 अप्रैल 1931 को मानपुर मध्य प्रदेश में जन्मी मनु भंडारी ने हिंदी में एमए तक शिक्षण पाई और उसके बाद लंबे समय तक मिरांडा हाउस दिल्ली में अध्यापन कार्य किया। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में प्रेमचंद सृजन पीठ की अध्यक्ष नहीं। लेखन का संस्कार पिता की सुख संप्रदाय भंडारी से पितृत्वदाय रूप में मिला। इनका विवाह राजेंद्र यादव के साथ हुआ। व्यास सम्मान से सम्मानित। साहित्य महाभोज, आपका बंटी, स्वामी, 1 इंच मुस्कान, उपन्यास, 1 प्लेट सैलाब, मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु, श्रेष्ठ कहानियाँ, संपूर्ण कहानियाँ, कहानी संग्रह, बिना दीवारों के घर, ये नाटक है, आसमानता, आंखों देखा झूठ, कलवा, बाल उपन्यास और कहानी, यह उनके साहित्य प्रकार है। आगे हम कथा का सार सुनेंगे। प्रस्तुत कहानी में मनु भंडारी ने एक ईमानदार कर्मचारी पर गलत आरोप लगाकर जेल की सज़ा होने पर और बाद में कोर्ट द्वारा फैसला 5 साल बाद आने पर उसके परिवार की मनोदशा का करुणा चित्रण यहाँ किया है। आशा के पिता सरकारी कर्मचारी है। उन पर 20,000 रुपये गायब करने का गलत आरोप लगाया कर नौकरी से सस्पेंड कर दिया हो जाता है। आधा वेतन लेना वे स्वीकार नहीं करते। किसी तरह आर्थिक तंगी सहकर परिवार का शहर में भरण पोषण करते हैं। आशा के चाचा और मामा द्वारा मिलकर, और आगे हमने देखा है कि आशा के जो चाचा और मामा द्वारा मिलकर 75 रुपये की मदद से वे गुजारा करते हैं। पत्नी के आभूषण इत्यादि केस की पैरवी में वकील की फीस भरने में बिक जाते हैं। आशा तब 9वीं कक्षा में और उसका भाई 5वीं में पढ़ता है। दोनों बच्चे को अपने चाचा के पास दूसरे शहर में जाना पड़ता है। बिना अपराध किए व्यक्ति को सज़ा हो जाने पर उसकी मानसिक स्थिति क्या होती है, कहानी में बड़ी ही मार्मिकता से चित्रित किया गया है। आशा को किशोर वय में ही अपने चाचा चाची के यहाँ खूब काम करने पड़ते हैं। उसका छोटा भाई मुन्नू 6ठी कक्षा में प्रमोट करके उत्तीर्ण हो पाता है, क्योंकि वह पढ़ नहीं पाता। अपनी चाची के साल भर के बच्चे के देखभाल जो दिन भर करता रहता था। 5 साल बाद अदालत का फैसला आशा के पिता के पक्ष में आता है और वे बड़ी हो जाते हैं और वो जेल से बरी होते हैं। उन्हें सज़ा नहीं होती है। परिवार में खुशहाली का वातावरण व्याप्त हो जाता है। इस तरह ये कथा का सार है। आगे हम कथा सुनेंगे। सज़ा। पप्पा का कार्ड आया है, चाचा जी के नाम। फैसले की तारीख 16 अप्रैल पड़ी और इस बात निश्चित रूप से फैसला हो जाएगा। पहले की तरह स्थगित नहीं होगा। यदि छुट्टी मिल सके और असुविधा न हो तो 2 दिन के लिए आ जाना। मेरे और मुन्नू के लिए एक लाइन तक नहीं लिखी थी, न प्यार न आने के लिए कुछ। पूरे साल में पप्पा का यह पहला कार्ड था और हमारे विषय में कुछ भी नहीं लिखा, जैसे उन्हें मालूम ही नहीं हो कि हम भी यहाँ हैं। क्या पप्पा ने अपने को इतना बदल लिया है? उन्होंने क्या बदल लिया है? शायद समय ने उन्हें बदल दिया है। उन्हें ही क्या, सबको ही बदल दिया। मैं क्या कम बदल गई हूँ? मुन्नू क्या कम बदल गया है? पता नहीं अम्मा की क्या हालत होगी। ओह, इन 5 सालों में क्या कुछ नहीं हो गया। 16 अप्रैल, आज से 5 दिन बाद मैं जाऊंगी, ज़रूर जाऊंगी और मुन्नू को लेकर ही जाऊंगी।
कांत मामा ने तो हर सुनवाई के बाद यही लिखा है कि इस बार फैसला पक्ष में होगा। हे भगवान, ऐसा ही हो, पर रह रह कर मन कांप जाता है। पहली बार भी तो यह सब कह रहे थे, तब मैं एकदम नासमझ नहीं थी, फिर भी ज़्यादा नहीं समझती थी। पप्पा और अम्मा तो हमेशा मुझे बच्ची ही समझते थे, इसीलिए शायद बड़ी ही नहीं हो पाती थी। इधर एकदम कितनी बड़ी हो गई हूँ, कानून की बातें समझने लगी हूँ। 7 आदमियों को दोनों समय का खाना बना लेती हूँ। खाना ही नहीं, घर का सारा काम कर लेती हूँ। मेरे साथ के स्कूल में जो लड़कियाँ पढ़ती हैं उनको करवाओ ये सब काम, पर वे क्यों ये सब काम करेंगे? भगवान कभी उन्हें ऐसे बुरे दिन न दिखाए, इस तरह से वो कहती है। क्या पापा सचमुच झूठ जाएंगे? पिछली बार जब फैसला हुआ था तब दादी, बाबा, चाचा सब आ गए थे। सब लोग कचहरी गए, पर हमें नहीं ले गए। मुन्नू को छोड़ जाते, वह सचमुच बच्चा था, पर मैं तो बड़ी थी। 9वीं का इम्तिहान दे चुकी थी। मुझे पापा के सारे केस के बारे में बातें पता थी, फिर भी मुझे नहीं लेके गए। मैं और मुन्नू सांस रोककर सबके लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे खुद बहुत घबरा रही थी, पर मुन्नू को बराबर समझाती थी कि और कोई चाहे मुझे बड़ा समझता, पर वह तो समझता ही था क्योंकि वो अपने भाई से बड़ी थी। 12 बजे दादी और अम्मा ने रोते रोते घर में प्रवेश किया। बाबा कुर्सी पर बैठ गए, हथेलियां में मुंह छुपाकर फूट फूट कर रोने लगे। हे भगवान, तेरे राज में इतना अंधेरा। मेरे निर्दोष बेटे को 2 साल की सजा सबको रोते देखकर हम दोनों भी खूब रोए। 2 दिन मैं स्कूल नहीं गई। जब गई तो मेरी सभी सहेलियां हमदर्दी दिखाने लगी, पर वह हमदर्दी बिल्कुल नहीं थी। हमदर्दी क्या ऐसे कहकर दिखाई जाती है, हाय हाय बेचारी के पिता को जेल हो गई। आपस में दबी दबी जवाब से बातें करती। इतने बड़े लोग की भी चोरी करते हैं। तभी ठाठ थे आशा जी के। मेरा जी होता चीख चीख कर सबसे कहूँ कि पप्पा ने कुछ नहीं किया है। बस इस समय उनके ग्रह बिगड़े हुए थे। ग्रह जब बिगड़ जाए तब क्या नहीं होता। रामचंद्र जी ने कौन चोरी की, फिर भी 14 साल का वनवास काट कर ही वो आए हैं कि उन्होंने वो वनवास काटा नहीं। पांडवों ने क्या किया था, फिर भी वो अज्ञातवास किया या नहीं। तब जब ग्रह बिगड़ते हैं तो राजा को भी सब कुछ भोगना पड़ता है। इतनी सी बात से ये लोग क्यों नहीं समझते। अम्मा ने मुझे समझाया कि अभी हमारे बुरे दिन हैं, जो भी आए चुपचाप सहन कर लो, और मैं समझ गई। तभी तो उन लोगों से कुछ नहीं कहती थी, पर उनको कभी समझ ही नहीं आया। शायद बुरे दिनों में ही समझ कर बैठती हैं। खैर, तभी कांत मामा आ गए। वह इंग्लैंड से जैसे ही लौटे सीधे घर गए थे। कितना बिगड़े थे बाबा और चाचा जी पर कि यह सब हो कैसे गया। आज के ज़माने में तो गुनहगार अपने को साफ बचा कर ले जाता है। लाखों हजम करके मूंछों पर ताव देते घूमते हैं। फाइलें की फाइलें गायब करवा देते हैं, और एक है कि बिना गड़बड़ किए सज़ा भोगे जा रहा है। बिना अपराध किए भी बाबा अपराधी की भांति चुपचाप सिर नीचा किए सब सुनते रहे। वह बेचारे कानूनी के छक्के पंजे क्या जाने। जब नहीं सुना जाता तो रो पड़ते। उस समय मुझे कांत मामा का व्यवहार ज़रा भी अच्छा नहीं लगा था, पर कुछ कह भी तो नहीं सकता था कि वह हाई कोर्ट में अपील मंजूर करवाने के लिए भागदौड़ करते रहते थे। इंग्लैंड से लौटकर कांत मामा अपने को बहुत समझने लगते थे। वह शायद बहुत कुछ होकर भी आए थे। उन्होंने सचमुच अपील मंजूर करवा दी।
मैं सोच रही थी, अब पप्पा कितना प्यार करेंगे हमें। कितने दिनों से घर में मनोसियत छाई हुई है, वह दूर हो जाएगी। हमारे अच्छे दिन लौट आएंगे। सब लोग आ जाने के हमें तो कोई पछतावा ही नहीं था। एकाएक जैसे हम कुछ नहीं रहे। मैं फिर भी कुछ समझती थी, पर मन्नू कुछ नहीं समझता। किसी भी चीज़ की जिद कर बैठता। मैं उसे समझाती, भैया अभी हमारे बुरे ग्रह आए हुए हैं। किसी भी चीज़ की जिद नहीं करते, पर वह ग्रह व्रह कुछ भी नहीं समझता और मानता और रोए हुए चले जाता। इस तरह से वो अपने भाई को समझाती है कि अपने पिता ने कुछ भी गुनाह नहीं किया है। इस तरह से उन्होंने कहा कि अपने बुरे दिन है, ग्रह बदले हुए हैं, ऐसे हो जाता है। और उन्होंने रामायण महाभारत के उदाहरण दिए हैं, कौरव पांडव के उदाहरण दिए। उन्होंने कुछ भी गलती नहीं की थी, फिर भी राम ने वनवास भोग लिया था, वनवास चले गए थे। वैसी परिस्थिति अपने पिताजी के ऊपर आई है और वो भी जल्द से जल्द बरी होकर छूटकर घर पे आ जाएंगे। और आगे वो कहते हैं, अपील मंजूर होने पर मैंने सोचा था अब हमारे बुरे दिन टल गए, अब सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। तब मैं नहीं जानती थी कि अपील मंजूर हो जाना मुकदमा जीतना नहीं होता। मुकदमे की शुरुआत होती है असली लड़ाई, असली परीक्षा। मुझे 10 दिन पहले की बात याद आई। 3 साल चलने वाले मुकदमे का फैसला सुनाकर दादी, बाबा और अम्मा ने तो घर में घुसते ही रोना धोना मचा दिया था। पप्पा थोड़ी देर बाद चाचा के साथ तांगे पर आए थे और आते ही बात करना तो दूर, बिना किसी को और देखे चुपचाप नीची नज़र किए वह ऊपर चले गए। सब लोग सकते में आ गए। कैसे हो गए हैं पप्पा, किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कि ऊपर जाए। आखिर दादी ने अम्मा को भेजा। अम्मा थोड़ी देर में ही लौट आई। दरवाज़ा ही नहीं खोलते। बहुत खटखटाया तो यहाँ कहा, चलिए आओ, मुझे अभी परेशान मत करो। इस तरह से उसके अम्मा को भी उन्होंने चली जाओ कर नीचे भेज दिया। यो घर वाले के साथ रोई में रोज ही थी, पर उस दिन पहली बार मेरा मन रोया था, अपनी पूरी समझ के साथ रोया था। क्यों हो गया है मेरे पापा को, कि ऐसे मेरे पापा क्यों बिहेव कर रहे हैं, ऐसा क्या हो गया है मेरे पापा को। 25 दिनों बाद घर में घुसे और प्यार करना तो दूर रहा, हमारी ओर देखा तक नहीं। बार बार मन कहने लगा, वह मेरे पापा नहीं है, वह ऐसे ही नहीं हो सकते। जेल वालों ने उन्हें बदल दिया। एक अजीब सा भय मन में समाने लगा कि अब शायद पापा कभी प्यार नहीं करेंगे। और सचमुच उसके बाद मैंने कभी उनका प्यार नहीं पाया, आज तक नहीं। इस कार्ड में क्या वह एक पंक्ति भी हमारे लिए नहीं लिख सकते थे? यो मैं उनकी इस उदासीनता और तटस्थता को समझ नहीं हूँ। शायद वह अब किसी से मोह नहीं करना चाहते। कभी फिर सज़ा हो गई तो? शाम को सब लोग ऊपर गए। दरवाज़ा तो खोला पप्पा ने, पर बात किसी से नहीं की थी। बस तकिए के में मुंह गड़ाकर पड़े रहे थे। मुझे लग रहा था जैसे वह रो रहे हैं, पर हमें तुरंत नीचे भेज दिया गया था। कितना कितना गुस्सा आया था उस समय। पप्पा हमारे हैं और ये सब इस तरह कह रहे हैं मानो हम कुछ है ही नहीं। पप्पा पर पहला हक मेरा है, और वह भी सारी दुनिया में मुझे ही सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। मैं मानने लगी थी कि ये सब लोग जल्दी से जल्दी अलीगढ़ से चले जाए तो अच्छा हो, तभी शायद पप्पा हमसे पहले ही तरह प्यार करेंगे। सबके सामने शायद उन्हें शर्म आती है। शर्म की बात तो है ही, स्कूल में मुझे क्या कम शर्म आती थी। अपील मंजूर करवा कर मामा और चाचा जी चले गए थे। दादी और बाबा तो घर के ही है, पर पप्पा भी नहीं उतरे। उस रात अम्मा को सोने के लिए ऊपर भेजा। वह सवेरे उठकर आई तो बोली, माँ जी, मुन्नू को अपना गांव लेती जाइए, वहाँ के स्कूल में दाखिला डाल दीजिए। यहाँ तो अब उसकी फीस जुटाना भी भारी पड़ेगा। आशा का तो इस साल फाइनल है, वरना उसे भी हमेशा भैया के पास ही भेज देती। इस तरह से वो अपने सास से उसकी माँ बात कर रही।
नीचे घर एक खाली कर देंगे। फिर और पता नहीं क्या क्या बातें हुई दोनों में, और फिर दोनों खूब रोई खूब रोई। मैं किसी को भी रोता देखी तो बिना कारण जाने ही रोने लगती। फिर उस समय तो रोने का बहुत बड़ा कारण भी था। मन्नू चला जाएगा, कैसे रहेगा वह गांव में, वहाँ वहाँ का स्कूल, और वो भी कैसा होगा। यहाँ इतने अच्छे स्कूल में पढ़ा। पप्पा वैसे चाहे सारे दिन चुपचाप पड़े रहे, पर इस मामले में वह कभी चुप नहीं रहेंगे। पर पप्पा कुछ नहीं बोले। शायद अम्मा पप्पा के साथ बैठकर ही यह सब तय करके आई थी। रो धोकर मुन्नू भी चला गया। हाँ, जाते समय पप्पा ने उसे सीने से लगाकर बहुत प्यार किया था। मैं पास ही खड़ी रही थी। पप्पा की आंखों से आंसू टपक रहे थे। मेरा बड़ा मन कर रहा था कि मैं आंसू पोंछ दूं, उनके दुख को दूर करने के लिए नहीं, पप्पा का प्यार पाने के लिए। मुन्नू दूर जाकर भी पप्पा के कितने पास हो गया। मैं पास रहकर भी शायद हमेशा दूर ही रहेगी। पर पप्पा छोड़ने नीचे नहीं आए, कोई स्टेशन भी नहीं आया। जाता ही कौन? अम्मा अकेली निकलती नहीं, और मैं जाती तो लौटती कैसे? मुन्नू के जाते ही हमारा घर सुना ही नहीं हुआ, उसमें बहुत कुछ रद्दोबद्दल भी हो गए। और फिर मन्नू ही क्यों, धीरे धीरे सारा सामान भी चला गया। नीचे का मकान खाली कर दिया। पकाना, खाना और सोना बरसाती में। पास की छोटी सी कोठड़ी साफ करके मुझे पढ़ने के लिए मिली। पप्पा अब कुछ कुछ बोलने लगे थे, पर पहले वाले पप्पा वो बिल्कुल नहीं रहे थे। बस सारे दिन चुपचाप लेटे रहते थे और कुछ पढ़ते रहते थे। कभी कभी गोदी में तकिया रखकर कुछ लिखते भी थे। मेरा बड़ा मन होता था कि देखो वह क्या लिखते हैं, पर कभी हिम्मत ही नहीं हुई। कितनी ही बार पढ़ा था कि दुख में हिम्मत रखने वाले ही सच्चे वीर होते हैं। हंसते हंसते जो सारे दुखों को झेल जाए, वही सच्चा पुरुष है। मेरा मन होता पप्पा को यह बात समझाऊं, पर क्या पप्पा यह सब नहीं जानते? फिर इस तरह मुंह छिपाकर तो वह पड़ा रहे जिससे सचमुच चोरी ही की हो। पप्पा को तो बाहर निकलना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए। इस तरह रहकर वह सबके लिए बीच अपने को अपराधी ही साबित कर रहे हैं, पर उन्हें कैसे समझाती? अपनी कोठरी में और कोई कष्ट नहीं था, पर भयंकर गर्मी के दिन और पंखा नहीं। रात तो जैसे तैसे छत पर कट जाती, पर दोपहर में तो छत पर बने कि ये कमरे भट्टी की तरह जलते थे। छुट्टियों के दिन बिताए नहीं बीते जाते थे। अपनी किसी सहेली के यहाँ जाने की इच्छा नहीं होती थी। पड़ोस तक में जाना छोड़ रखा था। दुख में कोई साथ ही नहीं होता। बस एक गांठ बांध रखी थी कि जब तक ये बुरे ग्रह टल नहीं जाते, तब तक सभी कुछ चुपचाप हमको सहना है। इतनी सारी सहन शक्ति वो दोनों बहन भाइयों में थी कि वो अपने पिताजी का जो दुख है वो सहन नहीं कर पा रहे थे, और ऐसे परिस्थितियों में वो रह रहे थे कि उसका भाई तो छोटा था और वो आगे शिक्षण करने के लिए, पढ़ाई के लिए वो अपने दादी के साथ तो चला गया, लेकिन ये जो थी वो बड़ी थी। और इस तरह से उन्होंने कहा है कि वो अपने पिताजी का दुख देख सकती थी लेकिन बांट नहीं सकती थी, क्योंकि उसके पिताजी ने उनसे सबसे बात करना छोड़ दिया था। आगे जुलाई में बाबा की चिट्ठी आई। इस तरह से जुलाई महीना आया और उसमें बाबा की चिट्ठी आई। मुन्नू को 6वीं में भर्ती करवा दिया गया और वह खुश है। हम सब ने भी मान लिया था कि वह खुश ही होगा। इस तरह से उन्होंने भी मान लिया था कि अभी कुछ करके फ़ायदा नहीं है, वो भी शायद वह खुशी होगा। ऐसा मान लेने में ही हम सबकी खुशी थी। साथ ही बाबा ने यह भी लिखा था कि शाम को उन्हें एक दुकान में हिसाब लिखने का काम शुरू कर दिया है। 25 रुपये मिलेंगे, जिन्हें वह पप्पा के पास भेज देंगे। 50 रुपये उमेश चाचा जी भेजेंगे। मेरे सामने बाबा का बूढ़ा शरीर, झुकी कमर और धुंध भरी आंखें घुमाई। इस बुढ़ापे में वह अपनी फिर से नौकरी करेंगे।
अम्मा ने बताया कि इस 75 रुपयों में ही उन्हें घर चलाना है। तब मुझे भी अपनी पप्पा पर गुस्सा आया कि क्यों उन्होंने सस्पेंशन के दौरान मिलने वाली आधी तनख्वाह लेने से इनकार कर दिया। कितना समझाया था कांत मामा ने। चाचा जी तो एक तरह से नाराज ही होकर गए थे, पर पप्पा की एक ही जिद, जब तक मैं इस आरोप से मुक्त नहीं हो जाता ऑफिस से एक पैसा भी नहीं लूँगा। मैंने स्कूल की बस छोड़ दी। 3 मील पैदल ही जाती थी। धूप हो बारिश हो, चेहरे पर शिकंज नहीं आती थी। कभी कभी सोचती, पप्पा को सस्पेंड हुए 2 साल 3 महीने हुए। इतने दिनों में आखिर कितना खर्चा हुआ कि बैंक का सारा रुपया निकल गया। अम्मा के सारे गहने बिक गए और भी पता नहीं क्या क्या चला गया। वकील लोग शायद बहुत लुटेरे होते हैं। कभी सोचते, इससे तो पप्पा सचमुच ही ऑफिस का रुपया मार लेते तो अच्छा होता। कम से कम मुन्नू को तो अपने पास रख सकते और एक पंखा भी रख लेते। इस उम्र में तो चमड़ी जैसे उबली जाती है। ईमानदारी करके ही किसे बड़ा सुख मिलता है। इस तरह से उनकी जो लड़की है वो खुद अपने मन से बात कर रही है, क्योंकि वो तो बड़ी थी इसलिए वो सब घर का, पिताजी का, घर वालों का दुख दर्द समझ सकती थी। अम्मा को पता नहीं क्या हो गया था कि भीतर ही भीतर सूखती जा रही थी। कहा तो कुछ नहीं करती थी और कहा अब सारा काम हाथ से ही करने लगी। पप्पा भी उसकी मदद करते थे। उस समय मुझे बड़ा अच्छा लगता था। उन दिनों अम्मा बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी। एक दिन उन्होंने मुझे जरा सी बात पर पीट दिया। अपनी याद में पहली बार मार खाने भी थी, और वह भी इस उम्र में। शरीर से ज़्यादा मन आहत हुआ। चोट से ज़्यादा इस बात का दुख था कि पप्पा बैठे थे, देख रहे थे, पर कुछ भी नहीं कहा। न अम्मा को मना किया, न मुझे ही प्यार किया। अपनी कोठरी में बैठकर मैं घंटों रोई थी। हे भगवान, सब दुख दो, पर मेरे पप्पा को पहले जैसा कर दो। वह पहले ही तरह काम करेंगे तो मैं सब कुछ सह लूँगी। सुनने वाले की पहली तारीख ही 6 महीने के बाद ही पड़ी थी। अब फिर से उसके पिताजी के सुनवाई की तारीख आ गई थी। कांत मामा ने कोशिश तो बहुत की थी, पर जल्दी जल्दी सारी सुनवाई हो जाने और फैसले हो जाए, पर कानून कांत मामा की इच्छा से नहीं चलता है और अपनी रफ्तार से ही वो चलता है। इस तरह से वो तो चाहते थे कि जल्दी से सुनवाई हो जाए और उनके पिताजी बाइज्जत बरी हो जाए, लेकिन जो कानून होता है वो अपने हिसाब से नहीं चलता है। तो उन्होंने कहा है कि सारा खर्चा जो है उनके मामा कर रहे थे। ज़रूर मामा से छिपाकर कर रहे होंगे, मामी से छुपाकर ये खर्चा कर रहे होंगे, वरना वो तो एक पैसा भी खर्च न करने देंगी। पहली सुनवाई बहुत अच्छी हुई थी। सर्दी में ठिठुरते हुए जब हमने यह खबर सुनी थी तो गर्मी की एक लहर ऊपर से नीचे तक दौड़ गई थी। घर की हालत बद से बदतर हो जा रही थी, खासकर अम्मा की। मुझे तब लगा था कि कोई ऐसी बीमारी इन्हें लग गई है जो भीतर ही भीतर खाए जा रही है। हाइजीन में रोग और इनमें लक्षण पड़ रहे थे, और मुझे अम्मा के सारे लक्षण राजयक्षा कैसे लगते थे। सर्दी में वह जो ठंडा खा गई तो 4 महीने तक खांसती रहती थी। इस तरह से वो परिस्थिति बहुत ही बुरी थी। और हमने देखा है कि पिताजी के जेल जाने के बाद और उसके बाद जो जुर्माने पे वो छूट के आए थे, उनका बर्ताव अलग था। परिस्थिति बिल्कुल नाजुक थी, गरीब थी, और घर के वातावरण पहले जैसा नहीं था। वो चाहती थी कि उसके पिताजी पहले जैसे उनसे प्यार करें, लेकिन शायद परिस्थिति के अनुसार या बदलते ग्रह के अनुसार वो उनसे प्यार नहीं कर रहे थे। शायद बहुत सारे ऐसे उनके पास हो गए कारण कि वो उससे प्यार नहीं कर रहे थे, और घर की परिस्थिति बहुत ही नाजुक हो गई थी वो। लेकिन वो अपने पिताजी का यह दुख दर्द नहीं देख पा रही थी। इसका जो कहानी का उर्वरित भाग जो बचा हुआ है वो हम अगले सेशन में देखेंगे। धन्यवाद।